नमस्कार मित्रों, मुकेश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा जो पिछले वीडियो में टॉपिक पढ़ा था वो चल रहा है समास। समास के अंतर्गत अगर हम बात करें तो समास टॉपिक में हम बात कर चुके हैं। समास के 6 भेद हमें पढ़ने हैं। 6 भेद में से हम 4 भेदों का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है, एक तो है द्वंद्व समास और अगला है बहुव्रीहि समास। इन 2 समास को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम द्वंद्व समास की बात करें, ध्यान रखना परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों ही समास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो हम एक एक करके समास के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा जो पहला समास है वो है कौन सा? द्वंद्व समास। हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। हमारा जो पहला समास है वो कौन सा है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में हम बात करें तो द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहली बात याद रखना है आपको, इस द्वंद्व समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है युग्म या जोड़ा। द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा। अब किसका जोड़ा? तो हम ये बात पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि पद की प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो द्वंद्व यानी जोड़ा। किसका जोड़ा? कि शब्दों का जोड़ा। किसका जोड़ा? शब्दों का जोड़ा। शब्दों का जोड़ा ही क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। यहाँ पर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में लिखा हुआ है इस समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब होता है प्रमुख होते हैं। सीधा सीधा सा प्रश्न आ जाता है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ध्यान रखना मित्रों, जो समास है वो है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, जिसके अंतर्गत दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं या प्रमुख होते हैं। आगे हम बात करें तो इस समास में दोनों पद क्या रहेंगे? सार्थक होते हैं। सार्थक का मीन्स होता है उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। उन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। इसके साथ ही कहा कि एक पद सार्थक तो दूसरा क्या हो सकता है? निरर्थक भी हो सकता है। यानी एक पद सार्थक और दूसरा कैसा हो सकता है? निरर्थक भी हो सकता है। उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। तो द्वंद्व समास की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। जिस समास में दोनों पद क्या रहते हैं? प्रमुख होते हैं। जिस समास में दोनों पद क्या रहेंगे? प्रमुख रहेंगे। दोनों पद या तो सार्थक होंगे अथवा एक सार्थक और दूसरा क्या हो सकता है? निरर्थक भी हो सकता है। यहाँ पर जो द्वंद्व समास है उसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं मित्रों। कितने भेद होते हैं? 3 भेद, यानी 3 प्रकार का द्वंद्व समास होता है। एक एक करके हम तीनों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो जो पहला समास है वो कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास। इसका नाम क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास। जो पहला समास है, द्वंद्व समास का जो भेद है उसमें आता है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है कि जिस समास में दोनों पद अलग अलग होते हैं। दोनों पद कैसे रहते हैं? अलग अलग। इसके अलावा सार्थक होते हैं। सार्थक का मतलब उनका स्वतंत्र अर्थ होता है। इसके अलावा किंतु जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है मित्रों कि दोनों पद एक दूसरे के क्या नहीं होते? विलोम शब्द नहीं होते। दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम नहीं होंगे। दोनों शब्द जहां पर एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं होते उसे हम कौन सा समास कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास। जिस समास के अंदर दोनों पद अलग अलग, दोनों पद सार्थक किंतु दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं होते, उसे हम कौन सा समास कहेंगे? इतरेतर द्वंद्व समास कहेंगे। और इतरेतर द्वंद्व समास में जब हम विग्रह करेंगे तो दोनों शब्दों के बीच में क्या जोड़ा जाएगा? या तो और जोड़ा जाएगा या तथा जोड़ा जाता है। या तो हम और जोड़ते हैं या फिर क्या जोड़ते हैं? तथा शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो आप इसे नोट कर लें।
यहाँ पर हम इतरेतर द्वंद्व समास की आगे बात करते हैं उदाहरणों से संबंधित। तो कहा कि इतरेतर द्वंद्व समास में हमने डेफिनेशन में देखा कि जिस समास में दोनों पद क्या है, अलग अलग है, इसके अलावा दोनों क्या है, सार्थक है, लेकिन एक दूसरे के क्या नहीं होने चाहिए, विलोम नहीं होने चाहिए, यानी विलोम शब्द नहीं आएंगे। तो वो कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है। इस समास में जो समास विग्रह करेंगे तो दोनों शब्दों के बीच में क्या जुड़ेगा, या तो और जोड़ो या फिर तथा जोड़ो, या तो और जुड़ेगा या फिर क्या जुड़ेगा, तथा जुड़ेगा। उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण में लिखा हुआ है सीता राम, दो शब्द हैं, सीता अलग शब्द है और राम अलग शब्द है, तो यहाँ पर दोनों पद क्या है, सार्थक है। लिखा हुआ है जिस समास में दोनों पद अलग अलग होंगे और सार्थक होंगे, तो सीता का भी अलग से अर्थ होता है, राम का भी अलग से अर्थ होता है, दोनों स्वतंत्र रूप से सार्थक हैं। इसका जो विग्रह किया तो यहाँ पर हमें क्या जोड़ दिया, सीता और राम बना। इसका विग्रह क्या बना, सीता और राम बना। इसी प्रकार राधे कृष्ण, राधे अलग एक सार्थक शब्द है और कृष्ण अलग सार्थक शब्द है, दोनों मिलके क्या बना, राधे कृष्ण बना। इसका जो विग्रह लिखा वो लिखा है राधा और कृष्ण लिखा। इसका विग्रह में क्या जोड़ेंगे, और भी आप जोड़ सकते हो, तथा भी आप जोड़ सकते हो, तो विग्रह क्या बनेगा, राधा और कृष्ण बनेगा। इसी प्रकार हम बात करें, हमने लिखा माँ बाप, तो माँ बाप का विग्रह क्या होता है, माँ और बाप होता है। इसी प्रकार हरि हर शब्द है, हरि यानी होता है विष्णु और हर यानी होता है शिव। तो हरिहर जो शब्द है उसके अंतर्गत दोनों पद क्या है, सार्थक है, और दोनों पद क्या है, अलग अलग है। तो हरिहर में हरि और हर बना। इसी प्रकार जलवायु, एक शब्द है जल, दूसरा शब्द है वायु, दोनों पद क्या है, अलग अलग है, और दोनों पद मिलकर एक सार्थक शब्द बन गया जलवायु। तो जलवायु का जो विग्रह है वो क्या है, जल और वायु, जल और वायु। यहाँ पर हम देखें लवकुश शब्द है, तो लवकुश शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें विग्रह क्या बनता है, लव और कुश बनता है, लव और कुश बनता है। धनुष बाण की बात करें तो धनुष बाण में विग्रह क्या बनेगा, धनुष और बाण बनेगा। क्या बनेगा, धनुष और बाण। यहाँ पर विग्रह क्या बनेगा, धनुष और बाण बनेगा। ज्ञान विज्ञान का विग्रह क्या बनेगा, ज्ञान और विज्ञान बनेगा। सीताराम का विग्रह क्या बनेगा, सीता और राम बनेगा। तो यहाँ पर हमने इतरेतर द्वंद्व समास की बात करी। इस समास के अंदर दोनों पद क्या है, अलग अलग हैं, दोनों पद क्या है, सार्थक हैं, और समास विग्रह में हम यहाँ पर कौन सा शब्द जोड़ रहे हैं, और जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, और जोड़ रहे हैं। यहाँ भी हमने और जोड़ा, तथा भी आप लोग जोड़ सकते हैं। दोनों पद सार्थक होंगे, दोनों पद अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये विलोम नहीं है। सीताराम एक दूसरे के विलोम नहीं है, माँ बाप एक दूसरे के विलोम नहीं होते हैं, एक सामाजिक संबंध है। तो यहाँ पर विलोम शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, इतरेतर द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा, इतरेतर द्वंद्व समास यहाँ पर होगा। इसे आप नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं इतरेतर द्वंद्व समास के बाद में। इस इतरेतर द्वंद्व समास में आपको याद रखना है, एक नियम है, द्वंद्व समास संख्या के साथ भी होता है। किसके साथ होता है, संख्याओं में भी द्वंद्व समास होता है, लेकिन कैसी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक नोट है कि 1 से 10 तक की संख्या, अब 1 से 10 तक की संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1 से 10 तक की संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। 1 से 10 तक की संख्या और 10 से भाज्य, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 से भाज्य संख्या। अभी 10 से भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें 10 का पूरी बार भाग जाता है, यानी कि जैसे 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 200
ऐसी संख्याएं जिनमें 10 का पूरी बार भाग जाता है वे संख्याएं क्या कहलाती है? 10 से भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो जहां पर 1 से 10 तक की संख्या हो या 10 से भाज्य संख्याएं जो है, और इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? इसके अलावा लिखा हुआ है उन उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? उन। यहां पर एक उपसर्ग है जिसका नाम है उन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक कम। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक कम। तो उन उपसर्ग वाली संख्याओं को छोड़कर ऐसी संख्याएं जिनके प्रारंभ में उपसर्ग कहां जुड़ते हैं? उपसर्ग जुड़ते हैं प्रारंभ में, यानी पूर्व में जुड़ते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके पूर्व में उन उपसर्ग हो। कौन सा उपसर्ग हो? उन उपसर्ग हो। तो उनवाची जो संख्या है इनको छोड़ना है। अब उनवाची संख्याएं कौन कौन सी है? उनवाची संख्याओं की अगर हम बात करें तो उनवाची संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? उनवाची संख्याओं में अगर हम बात करें तो जो संख्याएं आती है वो आती है 19। कौन कौन सी संख्या आती है? एक तो आता है 19। उनवाची संख्याओं के अंतर्गत जो संख्या आती है वो आती है 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79। ये सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आती है विद्यार्थियों? ये उनवाची संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? उनवाची, यानी इनके प्रारंभ में उन उपसर्ग आता है। जैसे हम 19 बोलते हैं तो कौन सा उपसर्ग आता है? उन उपसर्ग आता है। तो 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 इन सभी संख्याओं में कौन सा उपसर्ग आ रहा है? उन उपसर्ग आ रहा है। तो उनवाची जो यानी उन उपसर्ग वाली जो संख्याएं हैं इन सब संख्याओं को छोड़ना है। ध्यान रखना, क्या करना है? इनको छोड़ करके जो शेष संख्याएं बची उन सभी संख्याओं में कौन सा समास होता है? इतरेतर द्वंद्व समास होता है। उन सभी संख्याओं में कौन सा समास होगा? इतरेतर द्वंद्व समास होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। कौन कौन सी संख्याएं हमें छोड़नी है? 1 से 10 तक की संख्या हमें छोड़नी है। 10 से भाज्य संख्याएं हमें छोड़नी है। 1 से 10 तक की छोड़ेंगे, 10 से भाज्य संख्याएं हम छोड़ेंगे। इन संख्याओं के अलावा उनवाची संख्या है, यानी कि 19, 29, 39, 49 इन संख्याओं को छोड़कर शेष जो संख्याएं बची वो सब संख्याएं किसके अंतर्गत आएगी? इतरेतर द्वंद्व समास में। किसमें आएगी? इतरेतर द्वंद्व समास में। और मित्रों ये एक बात और आपको याद रखनी है कि जो इतरेतर द्वंद्व समास होता है उसमें संख्या एक ही आएगी। संख्या कितनी आएगी? एक ही संख्या होगी, लेकिन वो संख्या 1 से 10 वाली नहीं होगी और 10 से भाज्य भी नहीं होगी और उनवाची भी नहीं होगी। तो कौन कौन सी संख्याएं बची? 11 से लेकर 18, 21 से लेकर 28, 31 से 38, 41 से 48, 51 से 58, 61 से 68 और 71 से 78, 81 से 88 और 91 से 99। ये जितनी भी संख्याएं हैं इन सब संख्याओं में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास है। अच्छे से समझ लेना। अब किसी के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि सर बाकी संख्याएं जो हम यहाँ पर लिखी हैं ये किसमें है? तो उनवाची संख्याएं मैं आपको बता चुका हूं। उनवाची संख्या है अव्ययी भाव समास में, क्योंकि उन एक क्या है? उपसर्ग है, और उपसर्ग जहां पर आता है वो समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। जहां पर उपसर्ग आता है वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो उनवाची संख्याएं तो अव्ययी भाव में चली गई। इसके अलावा द्विगु समास में आती है 1 से 10 तक की संख्या या 10 से भाज्य संख्याएं। किसमें आती है? द्विगु समास में। और यहां पर जो आएगी वो कौन सी आएगी? जो 1 से 10 में नहीं है, 10 से भाज्य नहीं है और उनवाची नहीं है। उदाहरण पे हम बात करते हैं। जैसे उदाहरण यहां पर लिखा हुआ है 25। अब 25 संख्या 1 से 10 में नहीं आती। इसके अलावा 10 से भाज्य भी नहीं है और उनवाची संख्या भी नहीं है। तो यहाँ पर जो विग्रह है उसमें क्या जोड़ा जाएगा? और जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? और जोड़ा जाएगा। तो और जोड़ा तो 25 कैसे बना? 5 और 20 से बना। 21 की बात करें तो वो किससे बना? 1 और 20 से बना। कोई सी भी संख्या आप ले सकते हो। जैसे 18 लिया,
अब 18 जो है इसका विग्रह क्या बनेगा, तो सिंपल सा है 8 और 10। विग्रह क्या बन गया, 8 और 10, इसका क्या बन गया, विग्रह बन गया है। इसी प्रकार 21 शब्द हैं, इसकी जगह शब्द लिखिए जैसे 35। अब 35 लिखा तो 35 का विग्रह क्या बनेगा, 5 और 30। विग्रह क्या बनेगा, 5 और 30 विग्रह बनेगा। तो ऐसी संख्या जो एक ही हो, संख्या कितनी आएगी, एक ही आएगी। इसके अलावा 1 से 10 में नहीं आएगी, 10 से भाज्य नहीं होगी और उनवाची संख्या भी नहीं होगी। वह कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। आप इसे नोट कर लीजिए, ध्यान रखना अच्छे से, नियम को आपको याद रखना है। इतरेतर द्वंद्व समास। आगे हम बात करते हैं इतरेतर द्वंद्व समास के बाद में अगला जो समास है दूसरे नंबर पर, वो है वैकल्पिक द्वंद्व। यानी द्वंद्व समास की 3 भेद हम पढ़ने वाले हैं। अगला भेद कौन सा है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है। यह वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होता है, जहां पर विकल्प होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 पद अलग अलग होते हैं, दोनों सार्थक होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, सार्थक होंगे। इसके अलावा दोनों पद एक दूसरे के विलोम होंगे। याद रखना विद्यार्थियों, इससे पहले वाले में हमने जो पढ़ा वहां पर लिखा है कि जहां पर दोनों पद अलग अलग तो होते हैं किंतु एक दूसरे के विलोम नहीं होते। और यहाँ पर एक दूसरे के क्या आएंगे, विलोम शब्द आएंगे। जहां पर विलोम शब्द आ जाए वहां पर कौन सा समास लगाना है, वैकल्पिक द्वंद्व समास लगाना है। इसके अलावा जब हम बात करें विग्रह की, तो विग्रह में क्या जोड़ा जाएगा, या तो जोड़ेंगे या फिर अथवा जोड़ा जाता है। यहाँ पर विग्रह में क्या जोड़ा जाएगा, या फिर अथवा जोड़ा जाएगा। नाम से ही पता लग रहा है, नाम में लिखा हुआ है वैकल्पिक द्वंद्व। नाम में क्या लिखा हुआ है, वैकल्पिक यानी कि विकल्प। विकल्प शब्द से एक प्रत्यय लगने से वैकल्पिक शब्द बना है। जहां विकल्प हो यानी कि 2 में से एक को चुनने का जहां पर विकल्प होता है, उस समास का नाम क्या है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है कि जिस समास में दोनों पद क्या रहते हैं, अलग अलग। इसके अलावा दोनों पद क्या रहेंगे, सार्थक रहेंगे। और दोनों शब्द जो है वो एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। इतरेतर द्वंद्व में विलोम नहीं होते और वैकल्पिक में क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। इस समास में समास विग्रह करते समय दोनों शब्दों के बीच में क्या जोड़ा जाएगा, या तो हम जोड़ेंगे, या क्या जोड़ेंगे, या जोड़ेंगे, या फिर अथवा जोड़ेंगे। या तो या जोड़ेंगे या फिर क्या जोड़ा जाएगा, अथवा जोड़ा जाएगा। कहां पर जोड़ा जाएगा, दोनों शब्दों के बीच में जोड़ा जाएगा। जैसे यहां बात करें, उदाहरणों पर हम चलते हैं। उदाहरणों में लिखा हुआ है लाभ हानि। कौन सा शब्द लिखा हुआ है, लाभ हानि शब्द लिखा हुआ है। अब लाभ हानि जो शब्द है विद्यार्थियों, वो लाभ हानि शब्द एक दूसरे के विलोम है। क्योंकि हम जानते हैं या तो हमें लाभ ही होगा या फिर क्या होगी, हानि ही होगी। या तो हमें लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है। तो लाभ हानि एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। इस कारण इसका विग्रह क्या बना, लाभ या हानि। ध्यान रखना, यहाँ पर द्वंद्व समास में विग्रह से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और अधिकतर विद्यार्थी विग्रह में गलती करते हैं। लाभ हानि का पहला ही ऑप्शन आपको वहां पर नजर मिलेगा, लाभ और हानि। पहला ही ऑप्शन क्या मिलेगा, लाभ और हानि मिलेगा। और अधिकतर विद्यार्थी यही रट करके जाते हैं कि द्वंद्व समास में क्या जुड़ता है, और जुड़ता है, और वो वहां पर गलती कर देते हैं। क्यों गलती करते हैं, क्योंकि लाभ और हानि एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। और जब भी एक दूसरे के विलोम शब्द आएंगे तो वहां पर और नहीं जुड़ेगा, वहां पर क्या जुड़ेगा, या तो या जुड़ेगा या फिर अथवा जुड़ेगा। या तो या जुड़ेगा या फिर क्या जुड़ेगा, अथवा जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमने बात करी लाभ हानि की। किसकी बात करी, लाभ हानि की। विग्रह में क्या जुड़ा, लाभ या हानि बना। क्या बना विग्रह, लाभ या हानि बना।
जय पराजय, यानी या तो जय होती है या फिर क्या होती है, पराजय होती है, यानी कि हार। या तो आप जीत सकते हो या हार सकते हो। तो जय और पराजय एक दूसरे के क्या हो गए, विलोम हो गए। क्या हो गए मित्रों, विलोम हो गए। तो जय पराजय का विग्रह क्या बनेगा, जय या पराजय। दोनों के बीच में केवल या जोड़ना है। इसी प्रकार आजकल एक दूसरे के क्या है, विलोम है। विग्रह क्या बना, आज या कल बना। थोड़ा बहुत, या तो थोड़ा सा होता है या बहुत होता है। तो थोड़ा और बहुत भी एक दूसरे के क्या है, विलोम है। और विग्रह में क्या बना, थोड़ा या बहुत बना। विग्रह में क्या बनेगा, थोड़ा या बहुत बनेगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों की हम बात कर लेते हैं। जैसे उदाहरण लिखा जीवन मरण। उदाहरण में क्या है, जीवन मरण दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है। तो विग्रह में क्या लिखेंगे, जीवन या मरण। या तो जीवन होगा या फिर क्या होगा, मरण होगा। सुख दुख, ये सुख दुख भी एक दूसरे के क्या है, विलोम है। ध्यान रखना, यहाँ पर है सुख दुख, तो ये सुख दुख भी एक दूसरे के विलोम है। इसलिए क्या आएगा, सुख या दुख। या तो आपके जीवन में सुख रहेगा या फिर दुख रहेगा, ध्यान रखना। इसी प्रकार सत्य असत्य दोनों एक दूसरे के विलोम है। तो विग्रह क्या बनेगा, सत्य या असत्य। कर्तव्य अकर्तव्य, ध्यान रखना, अच्छा उदाहरण है। तो कर्तव्य या अकर्तव्य, कौन सा शब्द है, कर्तव्य या अकर्तव्य। तो आपको समझ में आ गया होगा। वैकल्पिक द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। दोनों शब्द एक दूसरे के सार्थक रहेंगे, लेकिन दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द आएंगे। वह समास कौन सा है, वैकल्पिक द्वंद्व समास है। यहाँ पर विग्रह में क्या जोड़ेंगे, या तो जोड़ेंगे और या जोड़ेंगे अथवा। या तो या जुड़ेगा या फिर क्या जुड़ सकता है, अथवा भी यहाँ पर जुड़ सकता है। तो आप इसके उदाहरण नोट कर लें और इस समास को भी आप नोट करें। यहां पर हम आगे बात करते हैं। यहां पर भी ध्यान रखना विद्यार्थियों, एक नोट, हमने पढ़ा इससे पहले 1 से 10 तक की संख्या, 10 से भाज्य संख्या और उनवाची संख्याओं में कौन सा समास था, इतरेतर द्वंद्व समास था। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर नोट जो है उसमें लिखा हुआ है, यदि दो संख्याएं एक साथ आए, अगर दो संख्याएं कैसी आ जाएं, एक साथ आ जाएं। पहले तो कितनी संख्या आ रही थी, एक संख्या, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कोई सी भी संख्या आ सकती है। 1 से 10 वाली भी आ सकती है, 10 से भाज्य भी आ सकती है, लेकिन संख्याएं कितनी आएंगी, 2 आएगी। जब दो संख्याएं एक साथ आ जाएं तो फिर वहां पर कौन सा समास लगाना है, वैकल्पिक द्वंद्व समास आपको लगाना है। अब दो संख्याएं कैसे, जैसे उदाहरणों पर हम चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 10 12, क्या लिखा हुआ है, 10 12, दो संख्याएं लिखी हुई 10 12 एक साथ हम जनरली बहुत सी बार बोल देते हैं व्यवहार के अंतर्गत। जैसे हमने कहा कि 10 12 कुर्सियां लाइए, कितनी कुर्सियां लाइए, 10 12। तो आपके पास दो ऑप्शन हो गए, कितने ऑप्शन हो गए, दो ऑप्शन हो गए। तो विग्रह में क्या बना, 10 या 12। ध्यान रखना, जब दो संख्याएं आ जाएं तो कौन सा समास होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। 1 2, तो फिर 1 2 का विग्रह क्या बनेगा, 1 या 2, 1 या 2। इसी प्रकार हम बात करें, जैसे मैंने शब्द लिखा 100 200, जैसे हम जनरली बात करते हैं किसी से पैसे लेने में 100 200 रुपए दे दो। अब 100 200 रुपए दे दो, इसका मतलब क्या है, वो आपसे वापस रिटर्न प्रश्न कर सकता है कि 100 लोगे या 200 लोगे। तो 100 200 का विग्रह क्या बनेगा, 100 या 200। इसी प्रकार हम बात करें, जैसे मैंने शब्द लिखा 10 20। अब 10 20 का मतलब दो संख्या है, एक तो है 10 और एक है 20। तो 10 20 का मतलब इसका विग्रह क्या बनेगा, 10 या 20, 10 या 20। तो ध्यान रखना, जब दो संख्याएं एक साथ आती है तो उन दोनों संख्याओं के बीच में एक विकल्प होता है, यानी कि दोनों में से एक को चुनने का विकल्प हो। जब दो संख्याएं एक साथ आ जाएं तो कौन सा समास होगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। इसे आप नोट कर लें।
आगे हम बात करते हैं, अगला जो समास है द्वंद्व समास का तीसरा भेद, जिसका नाम है समाहार द्वंद्व समास। कौन सा समास? समाहार द्वंद्व समास। अब ये समाहार क्या होता है कि जहां पर दोनों पद अलग अलग होते हैं। दोनों पद कैसे रहते हैं? अलग अलग। दोनों पद क्या रहेंगे? सार्थक रहेंगे, यानी उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होगा। इसके अलावा दोनों पद जो है उनमें से एक सार्थक तो दूसरा निरर्थक भी हो सकता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, एक सार्थक भी आ सकता है समाहार में, दूसरा क्या आ सकता है? निरर्थक भी आ सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दोनों पद मिलकर एक समूह का बोध कराएंगे। किसका बोध कराएंगे? समूह का। जहां पर दोनों पद मिलकर एक समूह का बोध करा दें, उस समास का नाम क्या है? यहाँ पर उस समास का जो नाम है वो कौन सा है? समाहार द्वंद्व है। जहां पर दोनों पद मिलकर एक समूह का बोध कराएंगे, समूह बोधक हो जाएंगे, उसे हम समाहार द्वंद्व कहेंगे। यहाँ पर जो विग्रह है उसमें ध्यान रखना, सार्थक शब्दों के बाद में आदि या इत्यादि जोड़ा जाता है। या तो हम आदि जोड़ते हैं या फिर क्या जोड़ते हैं? इत्यादि हम जोड़ते हैं। अब ये आदि और इत्यादि क्या है? ध्यान रखना, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पर देखते हैं। डेफिनेशन में लिखा है, जिस समास में दोनों पद क्या हो? अलग अलग हो। जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसके अलावा सार्थक भी हो सकते हैं। एक पद सार्थक है तो दूसरा निरर्थक भी हो सकता है। ध्यान रखना, एक सार्थक होगा तो दूसरा क्या हो सकता है? निरर्थक भी हो सकता है। एक सार्थक और दूसरा क्या हो सकता है? निरर्थक भी हो सकता है। किंतु दोनों पद मिलकर समूह का क्या कराएंगे? बोध कराएंगे। दोनों पद मिलकर किसका बोध करा दें? समूह का बोध करा दें, उसे हम कौन सा समास कहेंगे? समाहार द्वंद्व कहेंगे। इस समास में समास विग्रह करते समय सार्थक शब्दों के बाद में, किसके बाद में? सार्थक शब्दों के बाद में या तो जुड़ेगा आदि, क्या जुड़ेगा? आदि, या जुड़ेगा इत्यादि। ध्यान रखना, ये जो आदि और इत्यादि हमें जोड़ना है, ये कहां पर जोड़ना है? सार्थक शब्दों के अंत में। ध्यान रखना, सार्थक शब्दों के बाद में हम जोड़ेंगे आदि और इत्यादि, बीच में नहीं जोड़ना। इससे पहले जो दोनों समास थे उसमें तो हम कहां पर जोड़ रहे थे? शब्दों के बीच में जोड़ रहे थे। या जोड़ा, बीच में जोड़ा, और जोड़ा, वह भी बीच में जोड़ा। लेकिन यहाँ पर जो आदि और इत्यादि जो शब्द हैं, इनका प्रयोग कहां पर होगा? शब्दों के अंत में। किस शब्द के अंत में? जो सार्थक होगा। अगर दोनों सार्थक हैं तो दोनों के बाद में होगा। दोनों में से एक सार्थक है तो उस सार्थक के बाद में क्या जुड़ेगा? आदि या इत्यादि शब्द जुड़ेगा। इसे आप नोट कर लें। यहां पर हम बात करते हैं उदाहरणों की। तो उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो उदाहरण है उसमें लिखा हुआ है फल फूल। क्या लिखा हुआ है? फल फूल। अब यहाँ पर आप बात करें तो दो शब्द मिल रहे हैं, एक शब्द मिल रहा है फल, एक शब्द मिल रहा है फूल। यहाँ पर फल और फूल दोनों शब्द क्या है? सार्थक हैं। और ये फल यानी भी सार्थक शब्द है, फल होते हैं खाने के लिए, और फूल जो हम पूजा में काम में लेते हैं, तो फल फूल दोनों शब्द क्या है? सार्थक हैं। विग्रह यहाँ पर क्या बना? फल फूल आदि। विग्रह क्या बना? फल फूल आदि। जो आदि शब्द है वो कहाँ जुड़ा? सार्थक शब्दों के बाद में जुड़ा। पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे आदि दोनों ही क्या है? सार्थक है। पेड़ का भी मतलब होता है और पौधे का भी मतलब होता है, दोनों पद सार्थक हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे हमने शब्द काम में लिया कि पेड़ पौधे, जैसे हम कहें कि बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो पेड़ पौधे शब्द किसका बोध करा रहा है? समूह का बोध करा रहा है। ध्यान रखना, समाहार के अंतर्गत दोनों पद मिलकर समूह का बोध कराएंगे। इसका बोध कराएंगे? समूह का। समूह बोधक होंगे तभी कौन सा समास होगा? समाहार द्वंद्व होगा। जैसे हमने लिखा कपड़े लत्ते। अब कपड़े लत्ते जो हैं ये भी किसका बोध कराता है? समूह का। जैसे हमने कहा कि हमें जयपुर घूमने जाना है, तो जयपुर घूमने के लिए हमें कपड़े लत्ते जमाने हैं। हम जनरली व्यवहार में शब्द काम में लेते हैं कि कपड़े लत्ते जमा लो। अब कपड़े लत्ते जमा लो का मतलब क्या है? पूरा एक समूह है। आपको जो जो भी
आवश्यकता के सामग्री वहां पर चाहिए, उन सब वस्तुओं का आप क्या करोगे, संग्रह करोगे। तो उन वस्तुओं का जब हम संग्रह करेंगे तो वो क्या हो गया, एक समूह हो गया। लेकिन आपने शब्द जो काम में लिया वो केवल कौन सा लिया, कपड़े लत्ते। तो यहाँ पर कपड़े तो क्या है, सार्थक है। ध्यान रखना, कपड़े का तो मतलब होता है लेकिन लत्ते का कोई मतलब नहीं होता। ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर इस उदाहरण में ये लत्ते शब्द जो है ये निरर्थक है, लेकिन कपड़ों के साथ जुड़ करके कपड़े लत्ते जो शब्द बना वो एक समूह बोधक है, इसलिए समाहार द्वंद्व है। अब विग्रह की हम बात करें तो हम लत्ते शब्द नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि लत्ते शब्द क्या है, निरर्थक है। लत्ते शब्द क्या है, निरर्थक है, और कपड़े शब्द क्या है, सार्थक है। तो विग्रह क्या बनेगा, कपड़े आदि बनेगा। इसी प्रकार चाय वाय, हम जनरली व्यवहार में बोलते हैं, कोई भी मेहमान हमारे घर पे आए तो हम कहते हैं जनरली कि चाय वाय पी लीजिए। अब चाय वाय पी लीजिए, तो ये चाय वाय क्या है, एक समूह का बोध करा रहा है। आप चाय के साथ बिस्किट भी रख सकते हो, नमकीन भी रख सकते हो। तो ये चाय वाय क्या है, समूह है। अगर वो चाय पीना पसंद नहीं करेंगे तो फिर आप उसको कॉफी पिला सकते हो, कुछ ठंडा पिला सकते हैं। तो ये चाय वाय शब्द क्या है, एक समूह का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। यहाँ पर भी आप देखें तो ये जो वाय शब्द है ये बिल्कुल निरर्थक है। इस वाय का कोई मतलब नहीं होता विद्यार्थियों। चाय का तो मतलब होता है पेय पदार्थ, चाय तो क्या है, पीने योग्य पदार्थ है, लेकिन वाय का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। लेकिन चाय वाय शब्द समूह का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है, इसलिए विग्रह में हमने वाय नहीं लिखा, विग्रह में क्या लिखा, चाय आदि। ये जो आदि शब्द है ये कहां पर जोड़ना है, सार्थक शब्दों के बाद में जोड़ना है। ध्यान रखना, कहां पर जुड़ेगा, सार्थक शब्दों के बाद में जुड़ेगा। यहाँ पर आगे बात करें तो अड़ोसी पड़ोसी, क्या लिखा हुआ है, अड़ोसी पड़ोसी। तो अड़ोसी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। अड़ोसी एक निरर्थक शब्द है, लेकिन पड़ोसी का मतलब होता है। तो विग्रह में क्या बना, पड़ोसी आदि। विग्रह में क्या बना, पड़ोसी आदि। इसी प्रकार बहु बेटी, अब हम कहते हैं घर की जितनी भी महिलाएं होती हैं उनके लिए हम काम में लेते हैं शब्द बहु बेटी। इस घर की बहु बेटी बहुत अच्छी है, यानी बहु बेटी शब्द क्या है, एक सार्थक शब्द है। क्या शब्द है, दोनों शब्द सार्थक है। बहु का भी मतलब होता है, बेटी का भी मतलब होता है, लेकिन बहु बेटी शब्द मिलकर एक क्या करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है। तो विग्रह में क्या लिखा, बहु बेटी आदि लिखा। इसी प्रकार आमने सामने, अब आमने सामने, आमने सामने हम जनरली व्यवहार में लेते हैं, लेकिन आमने शब्द क्या है, निरर्थक है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आमने का कोई मतलब नहीं होता, मतलब किसका होता है, सामने का। तो विग्रह क्या बना, सामने आदि। भूत प्रेत, तो दोनों शब्द क्या है, एक विग्रह यानी कि समूह है। तो भूत प्रेत का विग्रह क्या बनेगा, भूत प्रेत आदि। कंप्लीट है, इसे आप नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं, ध्यान रखना ये हमारा जो द्वंद्व समास है, इसके जो 3 भेद हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला भेद हमने पढ़ा था इतरेतर द्वंद्व, दूसरा पढ़ा हमने वैकल्पिक द्वंद्व, और तीसरा पढ़ा है हमने कौन सा, समाहार द्वंद्व। यानी द्वंद्व समास हमारा आज कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में जो समास का छठा भेद है जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। अब ये बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते। पहली बात तो यही याद रखना, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते। तो ध्यान रखना कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। इसके अलावा बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, ये भी प्रश्न एज इट इज परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, किस समास में अन्य पद प्रधान होता है। अन्य का मतलब जहां न तो पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का बोध करा दे, यानी अन्य पद जहां प्रधान होता है वो समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। आगे लिखा कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध करा दे। किसका बोध कराएं,
तीसरे अर्थ का यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं उसे हम कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुव्रीहि समास में जो समस्त पद हैं, अब ये समस्त पद क्या होता है? तो समस्त पद कहते हैं जो पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर बनता है। ऐसा शब्द जो पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर बने वो क्या कहलाता है? समस्त पद। ये जो समस्त पद है वो क्या होगा? योग रूढ़ होगा। अब ये योग रूढ़ क्या होता है? पहली बात तो याद रखना, यहां से सीधा सा प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम में कि बहुव्रीहि समास का जो समस्त पद है वो क्या होता है? एक अव्यय होता है, संज्ञा होता है, यौगिक होता है या योग रूढ़ होता है? पहली बात तो याद रखना, प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, बहुव्रीहि समास का समस्त पद क्या होता है? एक अव्यय होता है, संज्ञा होता है, यौगिक होता है या योग रूढ़ होता है? तो वहां पर आपका जो टिक है वो किस पर जाएगा? योग रूढ़ पर जाएगा। अब इस योग रूढ़ शब्द को आप समझिए कि योग रूढ़ होता क्या है। शब्द विचार हिंदी के अंदर एक टॉपिक चलता है, उसके अंतर्गत रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं उसके तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरे नंबर पर आता है योग रूढ़। तीसरे नंबर पर क्या आता है? योग रूढ़ शब्द आता है। अब योग रूढ़ की अगर हम बात करें तो ये रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है या योग रूढ़ क्या होता है? रूढ़ का मतलब तो होता है प्राचीन। ध्यान रखना, इस रूढ़ का मतलब क्या होता है? प्राचीन, यानी ऐसे शब्द जो प्राचीन परंपरा से चले आ रहे हैं, ऐसे शब्द जो बहुत पुराने समय से हम सुनते आ रहे हैं, ऐसे शब्द, वो शब्द क्या है? रूढ़ है। जनरली जो पुरानी ख्यालों के जो लोग होते हैं उनको हम जनरली बोलते हैं कि रूढ़िवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अब रूढ़िवादी प्रवृत्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने ख्यालों का है, इसलिए हम उसको रूढ़िवादी बोलते हैं। तो रूढ़ का मतलब क्या होता है? प्राचीन। ऐसे शब्द, ध्यान रखना विद्यार्थियों, रूढ़ की परिभाषा में आपको बता रहा हूं कि ऐसे शब्द जिनका विघटन नहीं हो सकता, जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके निर्माण की प्रक्रिया आपको ज्ञात नहीं है कि इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय होगा, ये शब्द बने कैसे हैं, तो वो सभी शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है। जैसे मैंने लिखा दूध, रोटी, पहाड़, नदी, ये सभी शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये शब्द बने कैसे? ये पहाड़ शब्द कैसे बना, रोटी शब्द कैसे बना, दूध शब्द कैसे बना, इनमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, इनका विच्छेद क्या होगा, जिनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, वो सभी शब्द रूढ़ हैं जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है यौगिक। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? यौगिक। इस यौगिक की अगर हम बात करें तो यौगिक का मतलब होता है जिनके टुकड़े आप कर सकते हो। जिनके आप क्या कर सकते हो? टुकड़े आप कर सकते हो। जिन शब्दों के टुकड़े हो सकते हैं, यानी जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? दो शब्दों से जो मिलकर बनते हैं, जिनके टुकड़े आप कर सकते हो, यानी जिनका विभाजन या विच्छेद हो सकता है, उनको हम कहेंगे यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब किस शब्द में अगर संधि हो रही है, किसी भी शब्द में क्या हो रही है? संधि अगर हो रही है। जैसे मैंने लिखा विद्यालय। अब विद्यालय दो शब्दों से बनता है, विद्या और आलय। किससे बनता है? विद्या और आलय से बनता है। ये विद्यालय शब्द किससे बनता है? विद्या और आलय दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हम संधि कर सकते हैं, संधि हो रही है। तो जिस शब्द में संधि हो, कोई उपसर्ग हो, कोई प्रत्यय हो, जैसे मैंने लिखा सामाजिक। अब ये सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय, समाज से इक जुड़ा। इसी प्रकार मैंने लिखा प्रत्येक, यहाँ पर प्रत्येक क्या है? उपसर्ग है। तो ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग हो, कोई प्रत्यय हो, कोई संधि हो या कोई समास हो, वो सभी शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? यौगिक के अंतर्गत आएंगे। कहने का भाव ये है जो दो शब्दों से मिलकर बने। यौगिक का मतलब क्या होता है? योग से जो बने। योग यानी क्या होता है? जोड़ना। क्योंकि यौगिक कैसे बना? योग में एक प्रत्यय लगने से शब्द बन गया यौगिक। योग में कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय लगने से क्या बना है? यौगिक बना है। तो किसका योग? जो दो शब्दों से मिलकर बने, जिसमें यानी कि उपसर्ग हो सकता है, प्रत्यय हो सकता है, संधि हो सकती है या कोई भी समास हो सकता है।
ऐसे समस्त शब्द किस में आते हैं? यौगिक के अंतर्गत आते हैं। आगे बात समझ में, रूढ़ आपको समझ में आ गया, यौगिक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर योग रूढ़ की, जो हमारे बहुव्रीहि समास में आ रहा है। अभी योग रूढ़ क्या है? कहने का मतलब योग भी होगा और रूढ़ भी होगा। अब योग और रूढ़ कैसे होगा? योग का मतलब तो होता है जोड़ना, जहां पर दो शब्द से मिलकर तो शब्द बने लेकिन वो रूढ़ी हो। रूढ़ का मतलब प्राचीन हो, यानी दो शब्दों से मिलकर भी बनेगा वो शब्द, लेकिन प्राचीन समय से हम उसको सुनते आ रहे हैं। वो शब्द बहुत पुराना है, नया नहीं है। वो शब्द कैसा है? प्राचीन है। जो प्राचीन शब्द है लेकिन दो शब्दों से मिलकर बना है, वही शब्द क्या है? योग रूढ़ है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुव्रीहि समास का जो समस्त पद होता है वो क्या होता है? योग रूढ़ होता है। आप इसे नोट कर लें। यहां पर हम आगे बात करते हैं इसके उदाहरणों की। जो बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण है, उन उदाहरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पहला उदाहरण है वो लिखा हुआ है लंबोदर। कौन सा उदाहरण लिखा हुआ है? लंबोदर। अब लंबोदर जो शब्द है वो दो शब्दों से बना, एक तो है लंब और दूसरा है उदर। यहाँ पर गुण संधि हो रही है लंब और उदर में, तो लंबोदर शब्द किससे बना? लंब और उदर से बना। अब लंबोदर शब्द जो है उसका विग्रह है लंबा है जो उदर। क्या है? लंबा है जो उदर। उदर यानी होता है पेट। तो ये लंबा उदर किसके लिए है? लंबोदर शब्द जो है बचपन से सुनते आ रहे हैं विद्यार्थियों। लंबोदर शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये लंबोदर शब्द जो है किसके लिए आता है? गणेशी के लिए आता है। किसके लिए आता है? गणेशी के लिए। तो ये लंबोदर शब्द है वो किसके लिए है? श्री भगवान गणेशी के लिए है। तो लंबोदर शब्द लंब और उदर से बना, तो हमने लिखा लंबा है उदर जिसका। जिसका उदर लंबा है वो क्या है? लंबोदर है। और तीसरे अर्थ का व्यक्त करा रहा है। ध्यान रखना, डेफिनेशन में हमने देखा है बहुव्रीहि समास की जो हमने डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन के अंतर्गत हमने बात करी थी। यहाँ पर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अंतर्गत हमने क्या देखा था? बहुव्रीहि समास की जो डेफिनेशन थी इसमें ये लिखा था कि तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं। दोनों शब्द मिलकर किसका बोध करा देते हैं? तीसरे अर्थ का बोध कराएंगे। ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम उदाहरण में यही देख रहे हैं कि उदाहरण के अंतर्गत हमने देखा लंबोदर जो शब्द है, इस लंबोदर शब्द का मतलब क्या है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन है वो? गणेश जी। इसी प्रकार मूषक वाहन, मूषक है वाहन जिसका, मूषक है वाहन जिसका। अब मूषक वाहन किसका था? वो था गणेश जी का। तो ये शब्द भी किसके लिए आया? गणेश जी के लिए आया। ये लंबोदर, मूषक, ये दोनों शब्द किसके लिए आए? गणेश जी के लिए आए। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब होता है चार है भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज कौन है? भगवान विष्णु के लिए ये शब्द आता है। किसके लिए आता है? भगवान विष्णु के लिए शब्द आता है। शेष शाही शब्द क्या है? शेष शाही, शेष पर शयन करने वाला। अब शेष नाग पर, शेष यानी होता है नाग, सर्प। तो शेष नाग पर जो शयन करने वाले हैं वो भी कौन है? भगवान विष्णु है। ये दोनों शब्द किसके लिए है? भगवान विष्णु के लिए है। आगे लिखा वज्रायुध, वज्र आयुध है जिसका, वज्र है आयुध जिसका। वज्र किसका आयुध था? आयुध यानी होता है शस्त्र। ध्यान रखना, आयुध यानी क्या है? शस्त्र है। तो वज्र किसका शस्त्र है? वज्र है इंद्र का। कुसुम सर, कुसुम यानी होता है फूल। कुसुम यानी क्या होता है? फूल होता है। और शर यानी होता है बाण। सर यानी क्या होता है? बाण। अब फूलों के बाण किसके थे? कुसुम सर, कुसुम के हैं सर जिसके, यानी फूलों के बाण हैं जिसके, वो कौन है? कामदेव। कौन है? कामदेव। तीसरा अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं, तो ये किसके लिए आया? ये कामदेव के लिए आया। इसी प्रकार एक दंत, एक है दंत जिसके। अब एक दंत शब्द किसके लिए आता है? ये गणेश जी के लिए आता है। इसी प्रकार पद्मनाभ, पद्म है नाभि में जिसके, पद्म यानी होता है कमल। पद्म यानी क्या होता है? कमल होता है। इस पद्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पद्म है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्या है? पद्म है। पद्म यानी क्या होता है? कमल होता है।
तो पद्म यानी कमल है नाभि में जिसके कौन है, ये भी भगवान विष्णु है। ध्यान रखना, किसकी नाभि में कमल है, तो भगवान विष्णु के नाभि में क्या है, कमल है। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, पानी यानी क्या होता है, हाथ होता है। पानी यानी क्या होता है, हाथ होता है। तो चक्र है पानी में जिसके, ये भी कौन है, भगवान विष्णु है। घनश्याम, इसका विग्रह बनता है घन के समान जो श्याम है। श्याम यानी काले, घन यानी होता है बादल। तो घन के समान काले कौन थे, श्री कृष्ण थे। कौन थे, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के लिए आता है घनश्याम शब्द। मनोज, जो मन में जन्म लेता हो वही क्या है, मनोज है। और मनोज किसके लिए आता है, कामदेव के लिए आता है। ध्यान रखना, मनोज शब्द किसके लिए आता है, कामदेव के लिए। क्योंकि मन में जो जन्म लेता है, मन में इच्छाएं, मनोकामनाएं जन्म लेती है। इच्छाएं अगर जन्म लेती है तो वो किसके अंतर्गत आती है, वो कामदेव के अंतर्गत आती है, यानी कामदेव है। काम यानी होता है इच्छाएं। शैलजा, यहाँ पर शब्द है शैलजा, शैल से जन्म लिया है जिसने, शैल यानी पर्वत से जिसने जन्म लिया है, यानी पर्वत की जो पुत्री है वो कौन है विद्यार्थियों, माँ पार्वती के लिए शब्द काम में आता है। किसके लिए काम में आता है, माँ पार्वती के लिए शब्द काम में आता है। तो ध्यान रखना, शैलजा शब्द में कौन सा समास है, बहुत सी बार पूछा गया प्रश्न है। शैलजा के अंदर जो समास है वो कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। आप इसे नोट कर लें। आगे बात करते हैं हम अगले उदाहरणों की। जैसे उदाहरण लिखा आशुतोष। अब आशुतोष शब्द की अगर हम बात करें तो आशुतोष शब्द का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। अब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, ऐसे कौन से देवता है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं साहब, तो वो है महादेव, देवों के देव महादेव। भगवान शिव के लिए शब्द काम में आता है कौन सा शब्द, आशुतोष। अभी श्रावण मास चल रहा है और भगवान भोलेनाथ को अगर आप जल अर्पण करें, वो जल से ही खुश है। उनको लिए आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, कुछ अर्पण करने की जरूरत नहीं है। वैसे परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं, सब कुछ उसका दिया हुआ है। तो परमेश्वर जो है उसको हम क्या करने हैं, शीघ्र प्रसन्न जो हो जाए वही क्या है, आशुतोष है। तो भगवान शिव के लिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव कैसे हैं, आशुतोष है। उनको जल से भी आप प्रसन्न कर सकते हो। अगर आपके पास दूध नहीं है, आप कैसे, श्रावण मास में अभिषेक होता है दूध से, घी से, गन्ने के रस से, अनेक प्रकार से अभिषेक आप कर सकते हो। लेकिन जल से भी जो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आप उनकी मनोकामना, आप लोगों की मनोकामना इच्छाएं वो जल्दी पूरा करते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आशुतोष शब्द बहुत अच्छा उदाहरण है। आशुतोष शब्द किसके लिए आता है, भगवान शिव के लिए आता है। वज्रांग यानी कि वज्र के समान अंग है जिसके, वज्र क्या है, वज्र कठोर होता है। तो वज्र के समान अंग है जिसके, वो कौन है, वो है हनुमान जी। ध्यान रखना, वज्र के समान अंग है किसके, हनुमान जी के लिए वज्रांग शब्द आता है। इसी से बजरंग बना है, इसी से क्या बना है, बजरंग बना है। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, मयूर है वाहन जिसका। अब मयूर वाहन किसका है, तो मयूर वाहन है कार्तिकेय। ध्यान रखना, ये शब्द किसके लिए आता है, कार्तिकेय के लिए आता है। इसी प्रकार हलधर, हल को धारण करने वाला, हलधर शब्द जो हल को धारण करता है। अब हल को कौन धारण करते हैं, ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर बलराम के लिए भी आता है ये शब्द। श्री कृष्ण के जो भाई हैं बलराम, उसके लिए भी आता है। इसके अलावा किसान जो है, किसान भी क्या करते हैं, हल चलाते हैं। तो फिर हलधर शब्द हल को धारण जो करता है वो कौन है, या तो बलराम है या फिर कौन है, किसान है। धनंजय, धन को जय करता है, जो किसके लिए आता है, अर्जुन के लिए आता है। किसके लिए आता है, अर्जुन के लिए। धनंजय शब्द किसके लिए आता है, अर्जुन के लिए। पशुपति, पशुओं का जो पति है, ये किसके लिए आता है, भगवान शिव के लिए आता है। चतुरानन, चार है आनन जिसके। अब चार आनन किसके थे, चार आनन का मतलब होता है मुख। अब आनन यानी क्या है, मुख है। तो ये चार आनन किसके होते हैं, ब्रह्मा जी के। किसके होते हैं, ब्रह्मा जी के। इसी प्रकार रेवती रमण, रेवती में रमण करता है जो कौन,
रेवती में रमण करता है जो, वो किसके लिए आता है? लक्ष्मण के लिए। सिंह वाहिनी, सिंह का है वाहन जिसके, ध्यान रखना यहाँ पर विग्रह में है, सिंह का है वाहन जिसके, जिसके सिंह का वाहन है वो कौन है? माँ दुर्गा। ध्यान रखना किसके लिए आता है? दुर्गा माँ के लिए आता है सिंह का वाहन। तो ध्यान रखना जहां पर तीसरा अर्थ व्यक्त हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं, वो समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। आप इसे नोट कर लें। तो आज हमने यहाँ पर समास टॉपिक की बात करी है और समास टॉपिक के अंतर्गत हम दो समास का अध्ययन किया है। तो हमने किया था द्वंद्व समास और अगला जो पढ़ा था वो था बहुव्रीहि समास। हमारा ये जो समास टॉपिक है इसके अंतर्गत दो समास आज हमारे कंप्लीट हो गए, यानी समास टॉपिक हमारा जो है वो आज कंप्लीट हो चुका है। इससे पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत हम 4 समास का अध्ययन कर चुके थे। जो विद्यार्थी बिल्कुल चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंतर्गत हम नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।